थोड़ी सी पहले रिस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। भाई मेरे, अगर कोई तुम्हारा बात न माने ना और फ़ोन ना उठाए ना, तो 2-4 दिन तक ही ऐसा करो ना कि तुम गायब ही हो जाओ, फ़ोन करना बंद कर दो। बोलो बहन मेरी, तू जैसा किए ठीक है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो हमेशा मुझे याद करने वाला लोग कहाँ बिजी है, कहाँ है, उसे सोचने पर मजबूर कर दो, ऐसा गायब हो जाओ। ठीक है जी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, और मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोग देख चुके हैं इसको, तो हमें बताने की आवश्यकता है नहीं। जो क्लास 10th है उसका मोस्ट VVI क्वेश्चन, हम 8 क्वेश्चन लिए हैं इसमें, इस वीडियो में 8 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको क्या करना है कि आप लोग को सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार एग्ज़ाम के लिए, जो 2024 में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI था, इसको क्या करना है कि नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है। ठीक है जी। तो हम ज़्यादा टाइम पास ना करेंगे, एक एक क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको अगर देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे तथा इसका उपयोग लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे तथा इसका उपयोग। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है से CaSO4 1/2, जिसको 1/2 H2O बोलते हैं। CaSO4 1/2 H2O, समझ आ गया। इसको आप लोग लिख लोगे। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शिल्पकार मूर्ति बनाने में करता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको देखते होइएगा कि शिल्पकार जो होता है मूर्ति बनाने वाला होता है, वो मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। और दूसरा है हड्डियों को जोड़ने में, जब हाथ पांव टूट जाता है तो क्या होता है कि हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा कि बर्तन बनाने में, और बर्तन बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है तो उपयोग होता है। क्लियर है। ओके। अब नेक्स्ट की बात हम अगर करें अगला, तो घरों के डिजाइन बनाने में, और जो घर होता है, घर में जो डिजाइन बनता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यह हम समझ में आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग होता है। इसका सूत्र आप लोग देख चुके हो। ठीक है। तो हम चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज़्यादा भी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। हमारे अमाशय में अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी कि अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, उसका आखिरकार काम क्या है, भूमिका क्या है, वही क्वेश्चन है। तो आंसर की बात करें हम, तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl कहेंगे मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है जो जो क्या है, जठर ग्रंथियों से निकलता है। जो कहाँ से निकलता है, तो HCl अम्ल जो होता है जठर ग्रंथियों से निकलता है, और ये भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और जो भोजन जो होता है, हम खाना खाते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होता है उसको नष्ट करता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पच जाता है, जिससे जो भोजन होता है वो तुरंत पच जाता है, शीघ्रता से पच जाता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो जठर ग्रंथियां पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जठर ग्रंथियां में। क्लियर है। ओके। अब हम अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि धोवन सोडा क्या है। धोवन सोडा क्या है, इसका उपयोग, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। धोवन सोडा क्या है, तो हम सिंपल से अगर इसका आंसर देखेंगे, तो इसका देखो दो हम आंसर ले सकते हैं। ठीक है। तो हम एक बताते हैं और इसका सूत्र बताएंगे, फिर एक जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तो धोवन सोडा क्रिस्टलीय जल के 10 अनुयुक्त सोडियम कार्बोनेट है। जो धोवन जो सोडा है, वो धोवन सोडा क्रिस्टल जल के 10 अनुयुक्त सोडियम कार्बोनेट है। इसका आणविक सूत्र जो होता है धोवन सोडा का, यहाँ देखते हो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 और 10H2O होता है। क्लियर है। अब हम अगला, इसका सूत्र हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन का जो क्वेश्चन है,
इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां से आंसर देख सकते हैं, नहीं तो वेट करो, हम इसका देख ही लेते हैं शोषण और दहन में क्या अंतर है। सो हाँ, तो शोषण और दहन की बात जब हम करें तो इसको कर लोगे क्या आप लोग कि शोषण और दहन में जो होता है से निम्नलिखित अंतर होते हैं। शोषण दहन में कितने अंतर होते हैं निम्नलिखित। तो पहला यह अंतर कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। जो शोषण जो होता है वो कौन सी क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। और दूसरा है यह अजैव क्रिया है, ठीक है, अजैव रासायनिक क्रिया है। अब उस दूसरा होता है इसमें शोषण में कि यह धीमी गति से होता है, और यह जो होता है धीमी गति से होता है। धीमी गति से ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकरण होता है। और दूसरा है इसमें तीव्र गति से होता है, और इसमें जो होता है से तीव्र गति से होता है शोषण दहन में। उसके बाद अगर इस दूसरा देखिए इसको, तो इसका उत्पन्न एटीपी जो ये जो होता है, इससे उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है, और इससे जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में होता है। इससे इससे प्रकाश एवं ताप के रूप में होता है, और इससे जो ऊर्जा निकलता है वो प्रकाश और किस के रूप में, ताप के रूप में होता है। क्लियर है। अब चौथा देखते हैं इसी का अंतर की बात। यह एक नियंत्रित क्रिया है, और यह जो है से एक कौन सी क्रिया है, नियंत्रित क्रिया है। और यह जो है से अनियंत्रित क्रिया है, यानी इसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का कि इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। शोषण की जो क्रिया होता है उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, किंतु इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और इसमें जो होता है से ऊष्मा और क्या निकलता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 5 नंबर ये हमारा क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम था, यानी फ्लेमिंग जो थे उसके बामा हाथ का क्या नियम देते, उसको क्वेश्चन है ये हमारा। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, बाएं हाथ की कौन सी उंगली, 3 उंगलियां, अंगूठा अंगूठा, मध्यमा मध्यमा और तर्जनी, बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, मध्यमा का मतलब बीच वाले भाग, तर्जनी, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए, यहाँ तक लिख लियो हो। इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा चालक पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा, जो अंगूठा जो है तो चालक पर जो बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है उसकी दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और मध्यमा जो है वो किसके विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, और तर्जनी जो उंगली है उनके क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करता है। समझ आया। एक बार समझते हैं, हम चित्र के माध्यम से समझते हैं की ओर संकेत करता है। अब देखो ये हमारा उंगली है, देख रहे हो, ये हो गया बामा हाथ है, और क्या कर रहा है कि ये जो अंगूठा है विद्युत बल की दिशा की ओर संकेत करता है, इसके ओर। हम सिंपल से अगर परिभाषा बनाएं तो कहेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम अपने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा विद्युत बल की दिशा, अंगूठा विद्युत बल की दिशा, और क्या है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्स फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्लियर है, ओके। हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं, तो जीवाश्म के बारे में अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो ये था हमारा क्वेश्चन कि जब जीवों का मृत्यु होता है, जब क्या होता है कि जीवों का मृत्यु होता है या भूकंप आता है, उस समय की बात है जब जीवों का मृत्यु मृत्यु होता है, तो मृत्यु के बाद भूमि में दब जाता है, और भूमि में क्या होता है कि वो दब जाता है या दफना देते हैं ना, और लाखों वर्षों लाखों वर्ष बाद अपघटन के बाद, और अपघटन जब की जो क्रिया होती है तो वो क्या होता है, सर गल करके भूमि के अंदर जीवाश्म बन जाता है। एक बार और समझो इसको, जो क्या कह रहा है ये कि जब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए अथी होता है, क्या कह सकते हैं,
आपदा आता है, भूकंप आता है या आपदा हम कह सकते हैं। तो आपदा होता है तो बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधा टूट फूट जाता है या जीव जंतु मर जाते हैं। तो क्या होता है कि आपदा के बाद वो भूमि के अंदर दब जाता है। तो भूमि के अंदर दब जाता है तो वो कुछ वर्षों के बाद, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद क्या होता है कि उसमें अपघटन की क्रिया होता है। अपघटन मतलब टूट फूट जाता है। टूटने के बाद वो क्या होता है, एक द्रव के रूप में आ जाता है, द्रव बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब न्यूरॉन, अब देखते हैं न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करना है। न्यूरॉन का सचित्र वर्णन का बात है तो हम न्यूरॉन के बारे में इससे पहले की वीडियो में क्या कर दिए थे, बता दिए, ठीक है। तो हम वीडियो को लंबा ना करेंगे, आप लोग क्या करोगे कि प्ले लिस्ट में जाकर के न्यूरॉन का आप देख लोगे, क्योंकि वो बड़ा सा क्वेश्चन है, समझाने में बहुत बड़ा लगेगा। तो इसलिए क्या करोगे, हम वीडियो बना ही चुके हैं तो उसको आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हो। हम आगे अगला क्वेश्चन प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पर आ रही है। तो प्रकाश के जो प्रवर्तन का जो नियम होता है उस पर चलते हैं, यानी कि कितने नियम होता है। प्रकाश का प्रवर्तन क्रिया अलग है, नियम की क्रिया लगा है, तो हम उसको देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत ज़्यादा बार। तो ये आता रहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है, और कौन कौन से नियम होता है हम उसको समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, क्लियर। पहला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का मतलब, अगर कोई प्रकाश का जो मान है वो 90 डिग्री पर आ रहा है तो आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री पर ही होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण समान है, इक्वल की बात कर रहा है। उसके बाद दूसरा है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु में अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। जैसे अगर चित्र के माध्यम से अगर समझने की बात करें हम, तो इसको मिटाते हैं पहले। जैसे अगर मान के चलिए ये एक पट्टी है, इसको रंग देते हैं ना, अगर नहीं रंगेंगे तो प्रकाश डालेंगे तो नीचे आ जाएगा ना, इसीलिए रंग देते हैं। तो मान के चलिए ये प्रकाश है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपतित किरण। आप आपतित, आपतित किरण, ये जो प्रकाश आ रहा है वही ना कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आप जो यही हो रहा है अभिलंब, अभिलंब जो है बीच वाला, वो तीनों क्या है, एक ही तल में है, एक ही सतह पर, एक ही जगह पर है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो है क्या, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है जी। आई हो जाएगा क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आपतन कोण वाला प्रवर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन अभिलंब तीनों एक ही क्या होता है, तल में होता है, क्लियर है। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो अगला वीडियो में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़े, और बाबू सोना नूनू का जो होता है वो सब तो छोड़ो, और समय बहुत कम बचा है पढ़ाई के लिए, ठीक है जी। क्योंकि 2 महीना 3 महीना मान के चलो बचा हुआ कुल मिला के। तो आप लोग क्या करो कि अपने आप को बर्बाद मत करो, पढ़ो अच्छा से। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।